सो एमसीक्यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के टोटल ये टेक्निकल वाले करीब 3500 प्लस एमसीक्यू हैं। और मेन चीज़ क्या है कि सोल एम क्या है इनका कि 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में, इनमें से बस याद आना चाहिए कि ये वाला सही था बस, और कुछ भी नहीं। तो जस्ट मेमोराइज करने के लिए रिवीजन। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है। तो ये ट्रिम गार्नेट हमारा ये नहीं होता है, तो इनने नहीं पूछा तो हम इसे टिक करेंगे। बाकी हमारा ये BATiO3 क्वार्ट्ज और रोशेल सॉल्ट हमारे तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हमारा एसेंशियली कंजिस्ट ऑफ किस चीज़ से बना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डिवाइस एक होता है, इलेक्ट्रॉन उपकरण होता है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन डिवाइस से मिलके ही बना होगा, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये चीज़ें। उसके बाद बात कर रहे हैं कि डेड जोन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। अब डेड जोन के नाम से निकल के आता है कि ऐसा जोन जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से डेड है, मतलब द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देर इज नो आउटपुट। आप कितना भी इनपुट लगा लो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वो जोन जो है वो हमारा डेड जोन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। द कलर कोड ऑफ वन, पहले पढ़ते हैं। द टर्म ग्राउंड स्पोकन इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रॉन सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स, ग्राउंड का क्या मतलब होता है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो कनेक्शन है वो कॉमन कनेक्शन है सारे के सारे कंपोनेंट के लिए, मतलब ग्राउंड हमें सब देना ही पड़ता है। अ डायरेक्ट कनेक्शन टू अर्थ थ्रू अ फायर, तो अर्थिंग करी जाती है तो वहाँ पे ये तो होता है कनेक्शन देते हैं, पर यहाँ तो बात इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हो रही है ना, उसमें अर्थिंग बीच में नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट नहीं, ये एक चीज़ भी नहीं। नेगेटिव बैटरी टर्मिनल, ऐसा भी कुछ नहीं है। बैटरी तो हम किसी ब्रांच में इधर लगा सकते हैं, इसके इधर एक रजिस्टर है और इधर हमारा कैपेसिटर है, ये कुछ इस तरीके से। तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये ग्राउंड थोड़ी कहलाएगा, ग्राउंड तो यहाँ है। तो ग्राउंड है जो कॉमन होता है सब सब ब्रांचेस में, तो हमारा ग्राउंड हो गया। उसके बाद कलर कोड ऑफ 1 किलो ओम रजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आता है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमको याद रखना है कलर कोडिंग वाली जो टेबल है, कलर कोडिंग वाली जो टेबल है तो उसको हमें याद रखना है, मतलब बाद में इसको देख लेना, इसको याद करके जाना, एक आध क्वेश्चन श्योरली आ सकता है। तो 1 किलो ओम के लिए तो आंसर है ब्राउन, ब्लैक और रेड। अब बात करते हैं which material among the following possesses excellent dielectric properties and a good reliability for using in making capacitor। तो कैपेसिटर्स को बनाने के लिए हम जो डायलेक्ट्रिक यूज करते हैं, तो इसमें से सबसे अच्छा डायलेक्ट्रिक कौन सा है, हम जो डायलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड अच्छा डायलेक्ट्रिक है, क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज, मेन डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के पास एक डिजिटल रीड आउट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा केवल एनालॉग वैल्यूज हमें आउटपुट में देता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो भी होंगे तो वो वैल्यू, वो आंसर हमें डिजिटल रीड आउट के थ्रू दे सकते हैं। ये कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर पीजो इलेक्ट्रिक, कौन से मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक हैं, तो ये हमको बताना है। तो बेरियम टाइटेनेट और क्वार्ट्ज, ये दोनों पीजो इलेक्ट्रिक है। क्वार्ट्ज हमने पीछे देखा। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि माइका पीजो इलेक्ट्रिक नहीं होता है, माइका नहीं होता है, तो माइका हटा देंगे। तो माइका नहीं होगा तो ये तीनों ऑप्शन ही हमारे हट जाएंगे, क्योंकि माइका नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी, बेरियम टाइटेनेट और क्वार्ट्ज। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की यहाँ पे हमने डेफिनेशन की बात करी है, द मटेरियल which has a property of becoming electrically polarized in response to an applied mechanical stress। तो piezoelectric material क्या होते हैं, सबको पता है कि मटेरियल एक ऐसा है जिसपे आप अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मतलब एक फॉर्म एनर्जी का देते हैं, तो वो एक दूसरी फॉर्म में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है उसको स्ट्रेस अप्लाई करने पे। तो मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने पे जो हमें एनर्जी देता है और वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज बन जाता है, तो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल होते हैं। उनकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ सेरामिक मटेरियल। सेरामिक मटेरियल कौन सा होता है, तो जिंक सल्फाइड नहीं, कॉपर, कॉपर इज अ कंडक्टर, एंटीमनी इज अ, इसे डोपिंग करते सेमीकंडक्टर बनाते हैं। माइका हमारा सेरामिक मटेरियल है, माइका हमारा सेरामिक मटेरियल है, तो ये याद रखेंगे। मेटल फिल्म रजिस्टर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग। मेटल फिल्म रजिस्टर हम कैसे बनाते हैं, क्या डिपॉजिट करके, तो बैकलाइट शीट का डिपॉजिट उसके ऊपर करते हैं, तो हम मेटल फिल्म रजिस्टर बनाते हैं।
बाय डिपॉजिटिंग अ वेरी थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन बेकलाइट शीट। तो मेटल फिल्म रजिस्टर मतलब मेटल की फिल्म हम डालते हैं बेकलाइट शीट के ऊपर और वो एक रजिस्टर की तरह काम करता है। ये चीज़ है। सामान्य उत्सर्जक प्रवर्धक का लक्षण है, या इसका मेन चीज़ यहाँ देखते हैं कि द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। ये याद रखना है, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है इनपुट आउटपुट के बीच में। तो बस मेन क्या है कि जो मिलता जा रहा है एमसीक्यू उसको बस पकड़ के याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन डीसी सर्किट्स। तो डीसी सर्किट के अंदर कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम डीसी सर्किट के अंदर यूज करते हैं। ये मेन चीज है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज द रिवर्स इफेक्ट ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज का रिवर्स इफेक्ट है? एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो रिस्ट्रिक्शन एक वर्ड है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो रिस्ट्रिक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पैसिव एलिमेंट, कौन सी कंडीशन पैसिव एलिमेंट है? तो हमारा इंडक्टर हमको पता है, रजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर सारे के सारे पैसिव एलिमेंट है। हमारा ओपैम एक एक्टिव है, एफईटी बीजेटी ये एक्टिव है, they can deliver current or voltage. Which of the following pairs of crystal structure possesses the same atomic packing density? कौन सा पेयर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम एटॉमिक पैकिंग डेंसिटी दे सकता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कौन से दे सकते हैं? तो फेस सेंटर्ड, क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एफसीसी और हमारा एचसीपी ये हमारा सेम देते हैं, जो कि 74% होता है। ये चीज़ है, मतलब एफसीसी और एचसीपी दोनों की समान परमाणु पैकिंग मतलब पैकिंग डेंसिटी 74% होती है। तो यहाँ से दो चीज़ याद रखेंगे कि सेम किस किस के पास होती है, हमारा एफसीसी एंड एचसीपी के पास हमारा पैकिंग डेंसिटी सेम होती है, जो कि 74% होती है। तो यहाँ पे हमने 17 एमसीक्यू निपटा दिए। उसके बाद यहाँ पे आया एक न्यूमेरिकल, एन टाइप सिलिकॉन, एक एन टाइप का सिलिकॉन बार इतना लॉन्ग है, 100 इतना हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन मतलब एनडी, एनडी किसके अंदर होता है? एन टाइप के अंदर होता है मेजोरिटी। द कैरियर मोबिलिटी, मोबिलिटी दे रहे हैं हमें, तो वो भी म्यू एन दे रहे हैं। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया, रजिस्टेंस पूछा है हमसे बार का, तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है। अब क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू एन म्यू एन ई या फिर क्यू, ये फॉर्मूला हमको पता है, इसमें ये भी होता है पी म्यू पी, ओके। क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से हम किसका फॉर्मूला निकाल के लाएंगे? यहाँ से सिग्मा क्या होता है? 1/ρ। ये क्या हो गया हमारा? एन म्यू एन और क्यू। एन क्या है? एन डी, म्यू एन हमको गिवन है, एन डी हमको गिवन है, क्यू हमको पता है, इससे हमने 1/ρ निकाल लिया। अब आर क्या होता है? ये आर का फॉर्मूला है, आर इजकल टू रो एल बाई ए। तो 1/, ये हम इसी में इसको रो को हमने लिखा सिग्मा एच, और इसकी जगह ये रख दिया एन डी क्यू म्यू एन, सेम वही चीज़। एल भी हमको पता है, ए बी, सारी वैल्यूज रख के आंसर आया हमारा 10/6 ओम। तो ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये सॉल्व किया जा सकता है। In a combinational circuit, the output at any time of at any instant of time depends. किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट पे आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? तो अगर आपको सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल के बीच का मेन डिफरेंस पता है तो आपको ये पता होगा कि सीक्वेंशियल में हमारा क्लॉक हम देते हैं, कॉम्बिनेशनल में कोई भी क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बिल्कुल किस पे? प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। पास पे डिपेंड कर सकता है। और सीक्वेंशियल क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनमें मेमोरी होती है उनकी खुद की, तो वहाँ पास पे डिपेंड कर सकता है। और फ्यूचर तो खैर पता ही नहीं है, मतलब किसी को, मतलब मेमोरी भी होगी तो भी फ्यूचर थोड़ी पता होगा सर्किट को। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट केवल प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं और सीक्वेंशियल हमारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली। तो हमसे पूछ रहा है ग्रुप, हमसे बोल रहा है कि ये ग्रुप है पैसिव डिवाइस का, ये अलग अलग ग्रुप है। तो हमारा कौन सा पैसिव डिवाइस का है? तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नहीं होगा जिसको हम हटा सकते हैं? तो हमारा एफ आ गया, हटा देंगे। यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर आ गया, ये नहीं होगा।
डायोड आ गया, नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर भी होता है। तो यहाँ से नई चीज हमें पता चली कि ट्रांसफार्मर भी एक पैसिव डिवाइस होता है। अब हमसे पूछ रहा है विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज, कौन सा रजिस्टर फिजिकली लार्ज साइज का होगा। तो देखें हम यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है कि मेन चीज क्या आ रही है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो ये हमको याद रखना है। अब पावर देखेंगे अगर, तो ये हमारा 50 वॉट का इसकी रेटिंग दी है, 10 ओम है, साथ में 50 वॉट है, ठीक है। ऐसे तो ये 1 किलो ओम है, पर ये पूछा है लार्जर इन साइज, ना कि वैल्यू। मतलब रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का आप बहुत छोटा भी बना सकते हो, लेकिन अगर उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी तो उसका फिजिकल साइज हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये 10 वॉट, ये 0.5 वॉट, ये 1 वॉट, 50 वॉट वाला आपका आंसर है। तो ये अच्छा पॉइंट है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। द कलर कोड ऑफ 47 ओम रजिस्टर विद 1% टोलरेंस। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि 1% टोलरेंस जो है वो हमें कौन देता है, वो हमें सिल्वर देता है, ठीक है। सिल्वर हमें 1% टोलरेंस देता है, ये याद रखना है। बाकी ये 47 ओम जो है वो येलो, ब्लू, ब्राउन होगा। तो फिर से एक क्वेश्चन आया कि हमें कलर कोडिंग याद रखनी है। कलर कोडिंग जो भी है उसको जाके देखना है बुक से और उसको याद रखना है, एक नया क्वेश्चन आ सकता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यहाँ से देख लें कि कभी भी आप किसी भी ट्रांजिस्टर में आप ऐसा कनेक्शन देते हैं, बेस और कलेक्टर को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो एक डायोड की तरह काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वो एक डायोड की तरह काम करता है। विद अप्रोप्रिएट बायसिंग द ट्रांजिस्टर कनेक्शन शोन, ये कैसे काम करेगा, एक डायोड की तरह काम करेगा। तो 23 MCQ निपटे। आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट, ठीक है, इंडक्टर पैसिव है। फिर से बात वही, हमारा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर हमारे पैसिव एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इन्हें फॉर्मूला भी दे दिया, तो बस ऐसे देख लेते हैं। L इजकल टू एन, नंबर ऑफ टर्न्स, फाई फ्लक्स और करंट आई, ओके। और हेनरी इसकी यूनिट होती है। सेरामिक डाइलेक्ट्रिक्स यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड। तो सेरामिक डाइलेक्ट्रिक्स हमसे पूछे जा रहे हैं, तो पोर्सलिन और सरमेंट, ये हमारे सेरामिक डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो बस याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ सर्टेन मटेरियल हैज अ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर है मेजर्ड बिटवीन इज सर्कुलर फेसेस टू हाफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हाफ करने के लिए ऑल द डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी, सारे के सारे डायमेंशंस को उनको क्या करना पड़ेगा। ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है बीएसएनएल में और बेल में। तो फॉर्मूले पे जाएंगे, आर इज रो, तो आर दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एल और 1/r स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और डायमेंशन, एरिया एक डायमेंशन नहीं है, रेडियस इज द डायमेंशन, डायमीटर इज द डायमेंशन, एरिया डायमेंशन नहीं है, एरिया उसका यूज करके बनता है। तो इस वजह से ये इस तरीके से है। अब क्योंकि आर को हमने हाफ किया है, तो अगर इससे देखें हम, अगर हमने आर को हाफ किया है और आपको इसको इसको बनाए रखना है, इसको आपको, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आपको रेडियस को भी हाफ करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर है क्योंकि ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसका हमें करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा रेडियस की बात करी। अब इसी के साथ में हमारा क्या है, एल भी है। अब रेडियस को हमने हाफ किया, एल को भी हाफ करो, ठीक है। अब ये बाहर क्या हुआ, 2 बाहर आया, तो ये क्या हुआ, 4/2, 2 से 2 गया, तो हमें डबल करना पड़ेगा सारे डायमेंशन, मतलब आर और एल को मिला के दुगना करना पड़ेगा, ओके। मतलब हाफ ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है फाइनली हाफ हो रहा है, मतलब ऐसे समझने के लिए। तो ये याद रखना है कि सारे इसको हाफ करेंगे रेजिस्टेंस को, तो हमारा सारे डायमेंशन को डबल करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अ सीरीज कनेक्शन ऑफ अ 10 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पे कह रहा था मेन चीज क्या था, कैपेसिटर प्लेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू हाफ देयर ओरिजिनल डिस्टेंस, देन कैपेसिटर के प्लेट को हम उनकी ओरिजिनल डिस्टेंस से आधी दूरी पे ले आए, ओके। मान लो ये कैपेसिटर है और हम उसको अब आधी दूरी पे ले आए, ये कैपेसिटर था, तो उस केस में क्या होगा, तो वो देखते हैं। द कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इवेंचुअली रीचेज हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो उसकी एनर्जी भी हाफ पे आ जाएगी, ये याद रखना है। एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाई C। अब क्योंकि C को हमने क्या किया, ये C डैश है,
ये हमारा सी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए बाई डी। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी निकलते आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, याद होते जा रहे हैं। ओके, तो ये एप्सिलॉन बाई डी। अब क्योंकि हमने डी को हाफ कर दिया है, ठीक है, हाफ कर दिया, तो सी हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स। और क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, एप्सिलॉन इज 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब क्योंकि सी 2 टाइम्स हो गया, तो एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन क्या हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर, और ये सी बाई 2 है। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, नहीं ये सी 2 टाइम्स है, ये 2 ऊपर गया था डी वाला, तो ये क्या है, सी 2 टाइम्स है। तो जो इनिशियल वैल्यू थी उससे हमारी ये 2 थी, 1/4 क्यू स्क्वायर बाई सी हो गया। इससे क्या पता चला, हाफ करना पड़ेगा हमें एनर्जी को, एनर्जी को हाफ करेंगे तो ही होगा। ये चीज़ है कि कैपेसिटर की अगर हमने प्लेट्स की डिस्टेंस को हाफ किया, कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस को हमने हाफ किया, तो एनर्जी भी उसकी हाफ हो जाएगी, उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें पूछ रहे थे फॉलोइंग इज जनरली ट्रू, क्या इसमें से सही है। तो एयर एन एयर कोर्ड इंडक्टर हैज अ हाईली लीनियर बी बाई एच कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो एक एयर कोर्ड मतलब जिसमें हमने इंडक्टर में एयर को एज अ कोर यूज कर रहे हैं, तो उसका काफी हाईली लीनियर होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये जो लीनियर दिखा रहा है ये फ्लक्स है, ये करंट है, या फिर ये बी एच कैरेक्टरिस्टिक भी हमने बोला है, ये बी एच कैरेक्टरिस्टिक। तो हाईली लीनियर होता है जब आप कोर की जगह एयर को यूज करते हैं तब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडक्टर के अंदर हम कोर की जगह एयर को यूज कर रहे हैं, तो हाईली लीनियर होगा। अच्छा, बाकी क्या थे। अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं कि पूछा जनरली ट्रू। अब सही तो एक होगा तो 3 गलत होंगे, तो गलत क्या होंगे ये भी हमें पता चल रहा था। कैपेसिटर यूजिंग एयर एज एन डाइलेक्ट्रिक हैज अ ग्रेटर कैपेसिटेंस देन वन यूजिंग एनी अदर मटेरियल एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो एयर का लगभग हम मानते हैं 1। अब कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। अब एप्सिलॉन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एप्सिलॉन की जो ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब किसी और मटेरियल को यूज़ करेंगे एज अ डाइलेक्ट्रिक, तो ज़्यादा वैल्यू होगी, तो कैपेसिटर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट समझ में आया। ये वाला, द करंट इन अ कैपेसिटर विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से करंट घटेगी, तो ऐसा नहीं होता है, तो उसको याद रखेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड करंट। तो ऐसा भी नहीं, वोल्टेज बढ़ाने से इंडक्टर के अराउंड करंट नहीं घटती है। मेन गलत क्या था, वो सही क्या था वो देख लिया कि एयर को एज अ कोर यूज करने में किसके अंदर बात कर रहे हैं। तो ये हमारा इंडक्टर है, तो ये क्या है, इसके बीच में जो कोर है उसको एयर को यूज कर रहे हैं, तो इसका जो कर्व होगा बी और एच का वो हाईली लीनियर होगा। टू सेरामिक कैपेसिटर्स हैव द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है, एक का C1 सेरामिक थिकनेस D1, दूसरे का C2 कैपेसिटेंस वैल्यू सेरामिक थिकनेस D2। व्हेन द टू कनेक्टेड इन पैरेलल द कॉम्बिनेशन हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ। अब कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है तो वो R और L से अलग होती है, ठीक है। R और L अपने आप में एक तरीके से साथ में चलते हैं, कैपेसिटर अलग चलता है। R और L सीरीज में ऐड होते हैं, ठीक है, R1 प्लस R2, L1 प्लस L2। और कैपेसिटर हमारा पैरेलल में होता है, तो C1 प्लस C2। तो हमसे जो भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा, मेन वो पूछता है कि पैरेलल में जोड़ने पे क्या होगा। पैरेलल में जोड़ने में C इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। फिर से कलर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया कि द कलर बैंड ऑफ अ कार्बन, ठीक है, येलो, वॉयलेट, येलो, सिल्वर, हमको ये दिया है। अब हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो टोलरेंस हमने ले लिया, सिल्वर का दिखा रहा है कि 10% टोलरेंस है, और कलर तो यहाँ पे उल्टा है। अब हमें खुद रेजिस्टेंस की वैल्यू देनी है, हमको कलर दिए हैं। तो ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन आया किसी कलर कोडिंग के ऊपर, तो कलर कोडिंग जाके पढ़नी है। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के पास, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास शून्य इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार 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 आता रहता है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आइडियल, इनके पास क्या से क्या होना चाहिए, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए कि इन्फिनाइट होना चाहिए। तो इसका याद रखने का बहुत आसान है कि आप देखें कि V इक्वल टू आई आर। तो V अगर कहें, अगर हम सपोज के लिए, तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो वैल्यू है कभी ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो V के अंदर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए।
याद रखने के लिए। और आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, आई और आर ऐसे हैं, आप आर को इधर ले जाओगे और बी को कांस्टेंट करोगे तभी। तो अब ये वैल्यू हमारी नहीं आनी चाहिए इन्फिनाइट, तो आप इसमें क्या रखेंगे, 1/इन्फिनाइट, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए एक करंट, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वोल्टेज सोर्स का हमसे पूछा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो वो शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी एई में, तो वहां पे पूछा था, वहां पे ऑप्शन में ये नहीं था कि आइडियल करंट सोर्स था, तो वहां पे इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था, वहां पे क्या लिखा था, 0 कंडक्टेंस, इंटरनल कंडक्टेंस। अब क्योंकि पता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोई चीज अगर इन्फिनाइट है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो होगा 0। तो 0 इंटरनल कंडक्टेंस होना चाहिए एक आइडियल करंट सोर्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पे आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और उनके अंदर का रेजिस्टेंस के ऊपर आता रहता है मतलब। फिर बात कर रहे हैं पुश पुल एम्पलीफायर की। पुश पुल एम्पलीफायर, द रीजन फॉर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो एक चीज होती होगी पुश पुल एम्पलीफायर, उसके अंदर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है, तो वो किस वजह से होता है, तो द कंबाइंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू ट्रांजिस्टर्स इज मोस्ट नॉन लीनियर एट जीरो बेस। तो पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन इस वजह से होता है कि जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी कंबाइंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या होती है, नॉन लीनियर होती है ज़्यादातर एट जीरो बेस, मतलब हमने क्या किया, बेस को तो कर दिया जीरो, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, वो ज़्यादातर क्या बोली जा रही है कि वो ज़्यादातर क्या है, नॉन लीनियर है। मेन चीज़ ये है, इसको सिंप्लीफाई करके तोड़ के पढ़ते हैं कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादातर दोनों ट्रांजिस्टर्स की एट जीरो बेस वो नॉन लीनियर है, जिसकी वजह से क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होता है पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर। अब देखते हैं कि वो कलर कोड है 220 ओम, 5% टोलरेंस हमारा दिया रजिस्टर का, तो 5% हमारा गोल्ड है, 10% सिल्वर है, और 220 ओम का हमारा रेड और ब्राउन। ठीक है, तो फिर से चौथा क्वेश्चन आया और हमें घूम फिर के वही आता है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर हमको पढ़ना है। अब जो जो चीज़ें पता चलती रहे उन्हें लेते चलेंगे। तो एक चीज़ ये है कि क्लास जो पुश पुल एम्पलीफायर है वो हमारे क्लास बी के अंदर आता है, बस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद 85% ऑफ एफिशिएंसी, तो ये क्वेश्चन आया है आईएसआरओ में और उसको ही रिपीट करके पूछ दिया है ऐसे आईएल में। तो 85% एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो कौन से हमारे ट्रांसफार्मर के पास 85% एफिशिएंसी होती है, तो वो हमारा क्लास सी का एम्पलीफायर होता है। तो ये क्या है कि क्लास ए बी सी मतलब कैटेगरी में बांट दिया है, तो एफिशिएंसी यहाँ से और भी याद कर लेंगे, क्लास ए की 30%, बी की सी के ए के इक्वल होती है, पर इक्वल टू क्लास ए से ज़्यादा तथा क्लास ए बी से कम। बी की एफिशिएंसी क्लास ए से ज़्यादा और बी ए बी से कम। ए बी की 50 से 60%, तो मान सकते हैं कि बी की 40% होगी, सी की 80 से 85% और डी की 100%। तो इसी वजह से सी में हमारा इस तरीके से आता है, तो 85% पूछा तो सी है। तो ऐसे हमें याद करने का भी हो गया, ए से शुरू होता है और सी डी तक जाता है, ए का सबसे कम, बी का ए और ए बी के कम, बीच में 40% मान सकते हैं, ए बी का हमारा मिडिल में आता है कि 50% से 60, सी का हमारा 80 से 85 और डी हमारा 100%। तो क्लास डी में जो एम्पलीफायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं, एफिशिएंसी देते हैं। फिर हमसे पूछा कि फॉर अ क्लास बी एम्पलीफायर, पूछा है हमसे, प्रोवाइडिंग अ 20 वोल्ट पीक सिग्नल, ठीक है। अब क्लास बी हमसे पूछा तो इसका आंसर पहले से हमको लगभग पता है कि वो इतनी नहीं दे सकता, 75% इतनी नहीं दे सकता, ये ए से भी कम है, हमसे हमें बताया गया कि वो ए और ए बी के बीच में देता है, तो उसका आंसर लगभग ये सही हो सकता है, तो ये सही आंसर भी है हमारा, 52% इज अ सही राइट आंसर। अब हम निकाल भी सकते हैं, तो निकालने के लिए जो भी तरीका है तो उसको छोड़ते हैं, मेन क्या है कि हमें यहाँ से पता भी है। देख लेते हैं आई एल जो है
करंट V बाई एल, तो 20/16। अभी हमको दिया क्या है कि पीक वोल्टेज 20 है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 16 ओम है, और हमारा VCC सप्लाई है वो 30 वोल्ट है। तो ये हमने निकाला 1.25 एम्पियर हमारे पीक करंट आई। पीक से हमने DC निकाली, IDC 2/पाई। तो DC करंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पीक करंट का, ये याद रखेंगे। तो ये हमारी DC करंट आई। अब पावर जो DC निकालेंगे तो VCC और IDC हमने निकाली, VCC 30 वोल्ट हमें गिवन है, तो ये निकाला हमने यहाँ से। अब पावर आउटपुट की AC निकाल रहे हैं तो VL²/2RL, ये हमने पीक वाला यूज किया था उसको यूज कर रहे हैं, उसको यूज करके निकाल रहे हैं पावर। तो एक पावर हमने कैसे निकाली है, P हमने DC वाली, तो V इंटू आई के फॉर्मूले से। दूसरी कैसे निकाल रहे हैं हम, V²/2R के फॉर्मूले से। ओके, ये क्या वैल्यूज है जो हमें गिवन थी, ये वैल्यू हमें गिवन थी 30 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज 20 वोल्ट, ये हमें 16। ये आई हमने निकाली है मदद से, ये आई निकालना ही मेन चीज थी। और फिर दोनों को कंपेयर कर लिए, ठीक है। पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट DC, तो ये हमारा 12.5 वॉट आया, ये हमारा इतना आया, तो ये हमने करके 12.5, ये तो ये करीब 52। तो आंसर अगर आपको क्लास ABCD का पता है तो आप आंसर ऐसे भी बोल सकते थे कि ये वाला होगा। बाकी हमने देख ही लिया था कलर कोडिंग का, और ये यहाँ पे है तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है पर ठीक है। तो टोलरेंस के हिसाब से हमें दिया गया है, 5% टोलरेंस है, तो ये क्या होगा, स्वर्ण होगा, स्वर्ण का होगा। और ये वैल्यूज है, तो ये हमारा अंक है। शुरू के जो 2 अंक होते हैं तो उनके लिए ये क्या है, हमारा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज ऐसे शुरू होता है, और ये उनके मल्टीप्लायर्स है, मल्टीप्लायर वैल्यू है। तो इस तरीके से काम करता है हमेशा कि आपके शुरू के 2 अंक जो होते हैं वो 2 कलर को डिनाइट करते हैं, जैसे 2 और 2 हमें बता रहा है कि ये लाल लाल है, ठीक है, ये लाल है 2 वाला। और क्योंकि 220 है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर 1 से, मतलब हमारा क्या हो रहा है कि 22 को हम ऐसे लिख रहे हैं, और 5% टोलरेंस। तो इसको देख के हमें पता चला कि ये तो हमें क्या देगा, गोल्ड देगा, ये हमें क्या देगा और ये क्या देगा, तो ये हमको रेड दे रहा है, 10 की पावर 1 क्या देता है, ये हमको ब्राउन दे रहा है यहाँ से। तो ऐसे इस टेबल को देख के जल्दी से हम बता सकते हैं। तो टेबल अपना अलग से बुक से इंग्लिश में देख सकते हैं, वरना ये है। फिर बात कर रहा है हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विद, हीट सिंक किसके संग हम अटैच करते हैं, तो कलेक्टर के संग अटैच करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कलेक्टर में हीट डिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहीं पे आते हैं, ठीक है, यहीं पे आते हैं। इस वजह से हम कलेक्टर के, ये बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर के संग हम हीट सिंक को डालते हैं। तो ये भी एक अच्छा MCQ है। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर, कितनी देर में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसमें कोई भी कमी नहीं है, और एक आइडियल कैपेसिटर भी है, दोनों आइडियल है। तो एक वोल्टेज सोर्स एक कैपेसिटर को कितनी देर में, तुरंत इंस्टेंटेनियसली चार्ज कर देगा, ठीक है, तुरंत चार्ज कर देगा। इंडक्टर के लिए करंट और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज मतलब एक अमृत की तरह होता है, ये याद रखेंगे। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज सोर्स है, वो कैसा होगा, ठीक है, वो हमको पता है, एक्टिव होगा। तो यहीं पे हमारे ये जो 2 ऑप्शन है बी और डी गलत हो गए, पैसिव दिया है। अब वो यूनिलेटरल होता है कि बायलेटरल होता है, तो बायलेटरल क्या होते हैं, इनका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसा होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, बायलेटरल की बात कर रहे हैं तो आप जैसे रजिस्टर है, आप उसके इधर से करंट भेजो, इधर से करंट भेजो, वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, रजिस्ट करता है करंट को। यूनिलेटरल क्या होते हैं, केवल आप एक तरीके से ही ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब अगर आप इधर से कर रहे हो तो वो अलग काम कर रहा है, और इधर से कर रहे हो तो वो अलग काम कर रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल में क्या है कि आ रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। तो इस वजह से ये यूनिलेटरल, इसका रीजन है। तो एक्टिव और यूनिलेटरल, हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, या हम बोले कांस्टेंट करंट सोर्स, वो भी एक्टिव और यूनिलेटरल, ये चीज हुई। फिर एक दो क्वेश्चन ऑन है, पहले ये वाला देखते हैं। जब द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट सोर्स इज वेरी हाई। तो हमने देखा अभी तक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए आइडियल केस में, नॉन आइडियल केस में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और यही चीज़ काफ़ी लो होनी चाहिए वोल्टेज सोर्स के केस में।
अभी हमने कहा है कि दोनों के केस में इक्वल होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स इक्वल, गलत। द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स हाई, दोनों का हाई होना चाहिए, एक का हो सकता है दूसरे का नहीं, दोनों का एक जैसा नहीं होगा, और दोनों का लो होगा ये भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, तो ये हमने देखा। मतलब अब अभी तक हमने क्या देख लिया, कुछ 2-3 तरीके के क्वेश्चन है जो 2 या 3 या 4 बार आ चुके हैं, बार बार। Two identical resistive loads consume W watts, each one connected in parallel across an ideal current source of I ampere. दोनों को resistive loads को हमने पैरेलल में जोड़ा। If instead they were connected in series with the same source, अगर उनको हम सीरीज में जोड़ते तो उनका टोटल कंजम्पशन कितना होता, बढ़ता घटता क्या होता। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्योंकि हमें यही रेटिंग दी है, डब्ल्यू वॉट दिया है, आई एम्पियर दिया है, तो उसको लेके चलेंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या है, हमको ये पता है कि पहले तो सीरीज में जोड़ा था, सॉरी पैरेलल में जोड़ा था, पैरेलल में जो करंट है वो दोनों में जा रही होगी I/2 पहले। तो पहले क्या हमारा पावर हो रही थी आई स्क्वायर आर बाई 4, ठीक है, बहुत ईजी है यहाँ से समझना। अब हमने क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो करंट हमारी सेम जाएगी, अब हमें पावर मिलेगी 4 वॉट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा कितना बढ़ रहा है, पहले W था और अब उसी W को 4W हो गया है, तो वुड इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 4। अब हमसे पूछा है कि टू आइडेंटिकली सैंपल्स ए और बी, दो सैंपल हैं प्योर जर्मेनियम के जिनको डोप किया डोनर से, मतलब एन टाइप, उनकी कंसंट्रेशन दे दी है अलग अलग, होल कंसंट्रेशन दे दी है ए की, और बी की होल कंसंट्रेशन हमसे पूछी है एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे कितनी होगी, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमको चीजें दी हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग ये हमें दिए NDA NDB, ये पिंक वाले से किया है, ग्रीन वाले से क्या है, होल का एक का दिया, दूसरे का पता करना है, तो दोनों इस रेशियो में हो जाते हैं। ये कहाँ से, ये हमारा मास एक्शन लॉ जो होता था ना, NI स्क्वायर इक्वल टू ये ND, ठीक है, और NP, इस तरीके से जो होता था, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन NI स्क्वायर के इक्वल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, वो दूसरे, ठीक है, NDA और NPA इक्वल टू NDB और NPB, इस तरीके से दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो होल इलेक्ट्रॉन का इक्वल लिख सकते हैं। अब इसी इक्वल लिखने से हमने क्या किया है, हमने ये इस तरीके से रेशियो में लिया है। अब हमें 3 चीजें पता है, एक हमको नहीं पता है, तो वो इससे हम निकाल लेंगे। तो इसका आंसर है 3 × 10⁻12। यहाँ पे क्या कह रहा है, एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज, काफी लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं, या फिर बोले तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और एट वेरी हाई टेम्परेचर एक मेटल की तरह बिहेव करता है। द बिल्ट इन पोटेंशियल और डिफ्यूजन पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन, ये कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही है। तो इंक्रीज, पहले देख लेते हैं कौन सा देख रहे हैं, ये वाला, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन द डोपिंग लेवल्स ऑफ द टू साइड, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम एक्चुअली में, तो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा हमारे कैरियर बढ़ रहे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी कैरियर बढ़ेगा, डोपिंग बढ़ाएंगे तो भी कैरियर बढ़ेगा। और बिल्ट इन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फर्मी लेवल ऑफ टू साइड्स एक्सप्रेस इन वोल्ट्स। तो जो EFN और EFP फर्मी लेवल है दोनों अलग अलग PN में, उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। ये मैं नई चीज़ पता चली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये पूरा हुआ, ये फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला याद रखना है वो इसको लिख सकता है पॉज करके। जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इज, ये एक इंपॉर्टेंट बढ़िया सी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमें पता है ज़्यादा होती है, फास्ट होते हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर P से, पर कितनी होती है, 3 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स होती है। तो ये वैसे तो पता ही रहता है, नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मीनियम, जर्मीनियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से याद कर सकते हैं, 2 8 18 4, मतलब कितना हो गया, 32 हो गया जर्मीनियम का। अब क्योंकि जर्मीनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये क्या है, फोर्थ ग्रुप में आते हैं, तो इनके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट। हम हमसे पूछ रहे हैं कि हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशन में के बारे में क्या क्या सही है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें नहीं हो, दोनों सही है। हम उससे कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं, हम उससे टाइप पता कर सकते हैं कि क्या है। तो बोर्ड 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, ये ए इलेक्ट्रिकल 2016 में आया था। अब एन एंड पी के प्रकार पता कर सकते हैं, कैरियर्स। ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है हिंदी में। आर्सेनिक मिक्सेस विद डैश टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है, हमसे पूछते क्या है कि जर्मीनियम है, सिलिकॉन, इसके संग क्या मिलाया जाए जो हमें एन टाइप मिले। अब हमें एन टाइप का वो खुद ही दे दिया है, ये पेंटावेलेंट दे दिया है। अब उसको किसके संग मिलाएंगे? अरे किसी सेमीकंडक्टर के संग ही तो मिलाएंगे ना। तो जर्मेनियम के संग मिलाएंगे तो एन टाइप बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा करके दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पैरेलल प्लेट एयर फील्ड कैपेसिटर है और उसका एरिया इतना है, सेपरेशन इतना है। मतलब हमको हाथ क्या क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है और डी दे रहा है। इसको 2 वोल्ट से हमने जोड़ दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दी। और डिस्प्लेसमेंट करंट का कितना होगा। ठीक है, तो ये आईएसआरओ में आया था। भाई आईएसआरओ पूछेगा तो ऐसे तो पूछेगा नहीं 2017 में। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जेडी इजकल टू, ये हमारा ओमेगा एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी, ये होता है। अब ये तो हमारा क्या है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में दिया है। मेन अगर करंट के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे वो देखना है हमें। तो करंट क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी क्या है, आई बाई ए। ओके, तो करंट क्या हो गया, जे इंटू ए, आई इजकल टू जे इंटू ए। तो ये हमें पता है, जे डी हमें निकालना है। तो उसी जे डी के फॉर्मूले में हम अगर क्या करेंगे, एक और मल्टीप्लाई करते हैं इसी में, तो हमारा निकल आएगा। तो अब जो जो चीज़ें दी थी वो हमको इसीलिए दी थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 पाई 1.8 ये, और 1/36 पाई 10⁹ ये सारी चीज़ें जो जो हैं वो हमने यहाँ पे डाल दी। ये 200 के इक्वल आया। अब उसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 20 मिली एम्पेयर। यहाँ तक देख लिया था हमने। अब कह रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइस वेरी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा है उसका। तो ये हमें बस याद रखना है, थर्मिस्टर का हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ज़्यादा होता है। इसको हम किस में पढ़ेंगे, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसमें पढ़ेंगे। वे पदार्थ जो रोशनी पड़ने पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो रोशनी पड़ने पर जो कुछ उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा, वो फोटो वोल्टीय पदार्थ होंगे। ठीक है, मेन चीज बस इतना याद करना, फोटोवोल्टिक मटेरियल्स। एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के संयोजन सेल में कितने, तो हिंदी में है पर ठीक है, जब प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो एक प्योर है अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। रूम टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो वो स्लाइटली कंडक्टिंग होता है। ठीक, कंडक्टिंग नहीं होगा, परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होगा, सुपर कंडक्टर भी नहीं होगा, स्लाइटली कंडक्टिंग होगा। सेमीकंडक्टर है तो थोड़ा ही कंडक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे। यहाँ कह रहा है फॉर द फॉलोइंग मटेरियल चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट किसके लिए जीरो या नॉन जीरो होता है वो हमसे पूछा है। इस जीरो फॉर 1 and 3 नहीं। तो यहाँ से हमें याद रखने के लिए एक चीज मिल गई कि हॉल कोफिशिएंट, सॉरी हॉल इफेक्ट का हॉल कोफिशिएंट मेटल के लिए जीरो होता है। ओके, अब क्योंकि वो मेटल के लिए जीरो है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, 1 and 3 के लिए जीरो नहीं है। तीसरे ऑप्शन में नॉन जीरो बोल रहा है 2 के लिए, तो वो भी गलत हो गया। और चौथे ऑप्शन में भी नॉन जीरो बोल रहा है 2 के लिए। हाँ, इनके लिए नॉन जीरो होगा 1 और 3 के लिए। तो जो सी और डी ऑप्शन है वहां पे कहीं भी 1 और 3 का पेयर नहीं है, मतलब 2 और 3 और 1 और 2 का पेयर है। तो इस वजह से दोनों गलत है, तो बी इज द सही राइट आंसर। और वो किसके होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बी एच हॉल वोल्टेज, हॉल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट बी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। ये हमारा हॉल कोएफिशिएंट आर एच, इसी को हॉल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये हॉल वोल्टेज है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज यूज फॉर मेकिंग डायोड्स, डायोड बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सिलिकॉन का करते हैं, कार्बन का नहीं करते। ग्रेफाइट और कॉपर की तो बात ही नहीं आ रही है। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सबको पता होना चाहिए, अगर किसी ने 10th क्लास में साइंस भी पढ़ी है कि सिल्वर की होती है, गोल्ड से भी ज्यादा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। ओके, a dash and dash semiconductor at a temperature of absolute zero behaves like an dash, किस तरीके का सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो पे किस तरीके से बिहेव करता है, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सट्रिंसिक एक सेमीकंडक्टर अगर है और एकदम बहुत एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो वो शायद थोड़ा बहुत शो कर दे कंडक्टिविटी, बट अगर इंटेंसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर और वो भी कहाँ पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। रिवर्स सैचुरेशन करंट इन जर्मेनियम डायोड इज ऑफ द ऑर्डर, तो जर्मेनियम डायोड में कितनी होती है, 1 माइक्रो एम्पियर की होती है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरवर्ड करंट जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है और रिवर्स जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। उसमें भी एक और अंदर की चीज़ है कि जर्मेनियम के लिए तो माइक्रो है, सिलिकॉन के लिए उससे भी छोटा, मान लो पिको एम्पियर, नैनो एम्पियर तक चली जाती है। तो सिलिकॉन के लिए जो रिवर्स करंट होती है वो और ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। फॉरवर्ड करंट दोनों के लिए मिली एम्पियर में होगी, तो ये याद रखना है। ब्रिज रेक्टिफायर नीड्स 4 डायोड, ठीक है, 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर को ही लगते हैं। ओके, सेंटर टैप और ब्रिज दोनों क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है और हाफ में तो लगेंगे नहीं, ठीक है, ये है नहीं। सेंटर टैप 2 से काम चला लेता है, ब्रिज हमारा 4 लेता है। ओके, 60 क्वेश्चन ही करते हैं अभी। वह बंध मतलब बॉन्ड जो 2 या 2 से अधिक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो शेयरिंग से बनता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ।